आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब आज तक करने जा रहा है सुशांत केस में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सुशांत केस में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। जी हां, सुशांत के कमरे का पहला चश्मदीद आज तक पर है। 14 जून को सुशांत के कमरे का क्या हाल था, सुशांत के कमरे में क्या है उस हरे कपड़े का सच, कमरे में सुशांत की बॉडी कहां थी, आज सुशांत के कमरे का सच हम आपको सुनाएंगे। आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के कमरे की चाबी बनाने वाला कमरे का आंखों देखा हाल बता रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज तक पर सुशांत के कमरे का वो पहला चश्मदीद, दरअसल वो शख्स जिसे बुलाया गया था चाबी बनाने के लिए, कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए। तो अब आइए आपको सुनाते हैं, हमारी एसआईटी ने यह बातचीत की है उस शख्स के साथ जिसे सिद्धार्थ पिठानी ने फोन करके बुलाया था दरवाजे की नई चाबी बनाने के लिए, लेकिन फिर कहा कि दरवाजा तोड़ दो। जी हां, वो चाबी बनाने वाला, वो लॉकस्मिथ, वो आज तक के इस एसआईटी के ऑपरेशन में आपके सामने है। गौर से सुनिए। लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ने के बाद जैसे दरवाजा खुला, उन लोग ने मुझे कुछ देखने नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दरवाजा खुला फिर वो बोले कि आप लोग चले जाओ, आप चले जाओ। किसने बोला था? वो तो 4 जन थे, 3-4 जन थे, उनका नाम नहीं मालूम। तो पुलिस आ गई थी तब तक? पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी तो बिना पुलिस के ताला तोड़ा गया? वो लोग घबराए हुए नहीं थे कि क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे। हाँ, घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे। तो जब बॉडी उन लोगों ने, आप कह रहे हो कि बॉडी उन लोगों ने पहले देखा, जैसे आप वो तो मुझे तो पता भी नहीं था कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप जब गए वहाँ पर आपने क्या कौन से माले पर था, किस तरीके से अंदर गए? माले पे था, 6 माले पे से ऊपर डुप्लेक्स फ्लैट है अंदर, ऊपर तरीके से। अच्छा, फिर ऊपर का लॉक तोड़ा। तो सुना आपने, चाबी बनाने का मोहम्मद रफी शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर यह खुलासा कर रहा है कि जैसे ही उसने कमरे का लॉक तोड़ा, वहां मौजूद 4 लोगों ने उसे जाने को कहा। उसके बाद, इससे पहले वो बता रहा है कि घबराए हुए वो लोग नहीं सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे। अब आगे सुनिए कैसे चाबी बनाने वाले सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा उसने, सुशांत के कमरे में किस तरह का लॉक लगा हुआ था। लॉक कहाँ था? लॉक कौन सा वाला तोड़ा आपने? बेडरूम का लॉक था। बेडरूम का लॉक था, तो कौन सा था उसका की? कौन सा, ये हैंडल लॉक तोड़ा है? कौन सा तोड़ा आपने? कंप्यूटराइज की वाला था। अच्छा, कंप्राइज की वाला था। फिर कैसे तोड़ा उसको आपने? तोड़ डाला, इसको लगा तो उसे तोड़ डाला। फिर क्या हुआ? तोड़ने के बाद जैसे दरवाजा खुला कि उन लोग बोले कि आपका सामान लो और आप जाओ, देखने नहीं दिए थे। नहीं तो ये उस वक्त पुलिस थी क्या वहाँ पर? हाँ, पुलिस को बुलाया था उन लोगों ने? नहीं, पुलिस नहीं। पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खोला उसके बाद मुझे देखने नहीं दिया, वहां से जाने को कह दिया। आपने सुना क्या कह रहा है वो शख्स जिसने दरवाजा खोला था। चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी शेख ने स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा किया कि जब उसने सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा तो पुलिस वहां पर नहीं थी, लेकिन आगे चाबी बनाने वाला और भी बड़ी बात कह रहा है। यकीन मानिए, यह सच सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी, बॉडी घर में पड़ी है ऐसा कुछ? अभी लोग क्यों ऐसा, मतलब उनको दिखाई नहीं, और क्यों ऐसा, लोग के चेहरे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि घबराए हुए। अच्छा, चारों के चारों? हाँ, रिलैक्स, आराम से। हाँ। कितने बजे की बात होगी? 1:30-1:30 बजे की बात है दिन? हाँ, दिन के 1:30-1:45 बज रहे थे। घबराए हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। चाबी बनाने वाला बताता है कि सुशांत के घर पर मौजूद 4 लोगों में कोई भी सुशांत की बॉडी देखकर हैरान परेशान नहीं दिखा। मोहम्मद रफी शेख ने यह भी बताया कि 1:30-1:45 बजे उसे ताला तोड़वाने के लिए बुलाया गया। चाबी बनाने वाले ने एक और जो बड़ा खुलासा किया वो ये कि वो सुशांत के घर पर 1 बार नहीं 2 बार गया था। सुनिए। कितने पैसे दिए उन्होंने? वो उनको बोला था कि कंप्यूटराइज की वाला लॉक है और टफ रहता है लॉक, उसका 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है, 2000 रुपये। वो बोले चलेगा, पैसे का टेंशन नहीं, लेकिन जल्दी आओ। अच्छा बोले, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत ही, मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहे बिल्कुल, और वो लॉक करने पे भी नहीं खोल रहे, जल्दी आना बस, इतना बोल रहे हैं। तो यार 1-2 बार गए? हाँ, 2 बार। पहले बार में क्या देखा था?
पहली बार में तो वो लॉक खोल के आया ना, उन लोगों ने कॉल किए मेरे को, हाँ, मैं गया यहाँ से, हाँ, लॉक तोड़ा, हाँ, क्योंकि खोला उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं मेरे को, हाँ, तो मेरा सामान लेके जाओ बोले, मैं सामान लेके मैं वापस आ गया। हाँ, फिर 1 घंटे के बाद कॉल आया पुलिस का हाँ, कि आप इधर जहाँ लॉक तोड़ के गए आप वापस आ जाओ। हाँ। फिर मैं वापस गया, तो जब आप पहली बार ताला तोड़ने के लिए जब बुलाया गया तो आपको पता था कि सुशांत सिंह का नहीं नहीं पता चला। जब सेकंड टाइम मुझे कॉल आया ना, हाँ, सेकंड टाइम कॉल आने के बाद जब मैं गया उनके घर पे, हाँ, तब मुझे मालूम। जब मैं दूसरी बार गया तब मुझे पता चला कि ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस पर जुड़ रहे हैं। धनराज बंजारी जो कि पूर्व एसीपी हैं मुंबई के, उज्जवल निकम साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने शुरू से ही आज तक में हर चर्चा का वो हिस्सा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हमारे साथ जो एसीपी साहब हैं उनके पास, और आपसे बंजारी साहब हम ये पूछना चाहेंगे, आज तक ने एक्सक्लूसिव ये ऑपरेशन किया है स्टिंग का, जिसमें वो शख्स जिसने जाके दरवाजा तोड़ा वो बता रहा है, वो कह रहा है कि बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, उसे अंदर देखने नहीं दिया, वहां से उसको निकाल दिया, चाबी खुलवाई, बनवाया, दरवाजा तोड़वाया, उसके बाद से उसको वहां से बाहर छोड़ दिया। ये क्या समझ में आता है, ये क्या हो रहा था? ऐसा है, चाबी वाला जो कह रहा है उसकी बात से कितनी सर्कमस्टांसेस तुक खाती है, कितनी सर्कमस्टांसेस उससे जुड़ पाती है, ये एक तफ्तीश का विषय है। और इसमें जो पूरी तहकीकात जब होगी तब चाबी वाले के कहने में कितना सच है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगा। यहाँ पे मामला है कि अगर चाबी वाला 2-3 जगह में बात कर रहा है, क्योंकि आज मैंने 3 चैनलों पे 3-3 अलग अलग वर्जन चाबी वाले के देखे, जिसके अंदर चाबी वाले ने एक बार एक बात कही, दूसरी बार दूसरी बात कही। अब पुलिस के एक्सपीरियंस तुमको बता दूं कि एक विटनेस को अगर दोबारा एग्जामिन किया जाए तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो चाबी वाला कह रहा है उसके साथ में कितनी माहौली चीजें, कितनी सर्कमस्टांशियल चीजें मेल खाती है, इसके ऊपर चाबी वाले के जबान का जो वैल्यूएशन है वो लीगली कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है उज्जवल निकम साहब, हमने इसलिए पहला सवाल उनसे किया था कि पुलिस वाला कैसे देखता है वो जरा देखें, लेकिन अब इसकी बारीकी में जरा पहुंचकर आपसे समझना चाहेंगे जो वो ये कह रहा है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि विकास सिंह भी ये सवाल उठा रहे हैं, वकील परिवार के। वो ये कह रहे हैं कि चाबी वाले को भी यहाँ इन्होंने बुलाया और उसके बाद से उसको मतलब दरवाजे के बाहर से उसको छोड़ने के लिए भी बाहर लोग गए, घबराया हुआ कोई नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं पहले ये साफ करना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर यानी सर्कमस्टेंशियल सबूत पर आधारित है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूरे छोटे छोटे सबूत जुड़ाने होंगे और उससे चेन एस्टेब्लिश करनी होगी। जहां तक ये चाबी वाला का बयान मैंने सुना, उससे 2 इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस निकल सकते हैं और कानून मानता है, या डायरेक्ट है तो इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस निकल सकते हैं। और पहला इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस ये निकलता है कि जो शख्स ने ये चाबी वाले को बुलाया दरवाजा तोड़ने के लिए, उनको मालूम था कि दरवाजा अंदर से कोई खोल रहा नहीं, सुशांत सिंह कुछ खोल रहे नहीं दरवाजा, इसके मतलब है कुछ तो भी अंदर अनहोनी हो गया है, और इसलिए उन्होंने चाबी वाले को बुलाया और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई चाबी बनाओ, दरवाजा तोड़ो और लॉक तोड़ो, अंदर जाना है। ये एक इन्फरेंस निकलता है। और दूसरा जो बड़ा इर्रेजिस्टिबल इन्फरेंस निकलता है जो कंडक्ट से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार उन्होंने चाबी वाले को कह दिया कि चलो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम अंदर मत आओ, ये कंडक्ट रिफ्लेक्ट करता है। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्यों? अगर उनको लगा धक्का, अगर उनको शॉक हुआ होगा, चाबी अगर सुशांत की डेड बॉडी देख के उन शख्स को जो फ्लैट में थे उनको अगर शॉक हुआ, तो उन्होंने चाबी वाले को वहां से क्यों भगा दिया? देखिए, हर कोई शख्स जिसको शौक लगता है ना, वो इतना सोच में नहीं घुसता कि भाई इसको भगा दो, इसको ये नहीं देखना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इससे यही अर्थ निकलता है कि चाबी वाले को उन्होंने क्यों निकाल दिया, नंबर 2। नंबर 3, अभी ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ढूंढना होगा कि जिस शख्स ने उनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। अच्छा देखिए, जो शख्स ने उनको कहा, उन्होंने चाबी वाले को इसलिए बुलाया था, उनको कुछ तो भी मालूम था कि अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि सुशांत सिंह दरवाजा नहीं खोल रहे, और इसलिए उसको चाबी वाले को भगा देना, ये बात अभी
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूछना होगी चाबी वाले से उस शख्स की आइडेंटिफिकेशन परत में उनको पहचानना होगा, और ताकि फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जिस शख्स ने इसको कहा कि भागो ये तो जल्दी जाओ, उसके लिए उनको रीजन पूछना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों कहा। अगर आपको डर था कि अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए तो अपने चाबी वाले को बुलाया, ठीक है, आप इसको भागने क्यों दिया। बिल्कुल, जल्दबाजी क्यों नहीं थी कि पहले दरवाजा खुलते ही आप अंदर देखेंगे ना एसीपी साहब। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी बात उज्जवल निकम साहब कह रहे हैं, और इसीलिए शायद वो इस लेवल के वकील हैं, लॉयर हैं, वो उस आदमी के दिमाग में घुसे। आपने क्यों बुलाया चाबी वाले को? क्योंकि अंदर वाला दरवाजा खोल नहीं रहा है, आप बेचैन थे, आपने चाबी वाले को बुलाया कि दरवाजा तोड़ो। आपका पहला इंपल्स तो यही होगा ना, चाबी खुलते आप दरवाजा खोल के देखेंगे कि कहाँ है, पर ऐसा नहीं किया, पहले उसको भगाने में लग गए। इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका तो मतलब वही निकल सकता है कि उनके दिल में कोई ऐसी जज्बे वाली बात रही होगी जिसके तहत वो कुछ छुपाना चाहते होंगे। अभी जैसे कॉन्डक्ट की बात चली है, तो ये जो उनका कॉन्डक्ट है, वेदर दिस कॉन्डक्ट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटरी टू द इंसिडेंट, और ये प्रीवियस कॉन्डक्ट है, उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट है, प्रीवियस कॉन्डक्ट और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, इन दोनों को अगर मिलाया जाए और उसमें अगर कोई तुक बनता है, जैसे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था चाबी वाले को बुलाने से पहले, वो क्यों नहीं किया, चाबी वाले को क्यों बुलाया, ये सारी उनकी कॉन्डक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन मेरा जो अहम मुद्दा है वो ये कहने का है कि भले उसका सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट हो या प्रीवियस कॉन्डक्ट हो, ये दोनों कॉन्डक्ट कानून में तहत एविडेंस के प्रूव हो सकते हैं, लेकिन तभी प्रूव होगे जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस इससे तुक खाएगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब तक इनके कॉन्डक्ट के साथ में मेल नहीं जाता, ये संजीदा सबूत नहीं बन सकते। ठीक है, मैं इस पर उज्जवल जी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं उज्जवल जी, क्या ये लीगली कोर्ट में स्टैंड करेगा? क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ ये आगे बढ़ेगा? क्या इसकी स्टैंडिंग हो सकती है जो ये बिंदु उठ रहा है? पहले अपने दर्शकों को आपको भी सुना देते हैं उज्जवल जी। मोहम्मद रफी शेख है ये चाबी बनाने वाला, स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा कर रहा है कि जब उसने सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा तो पुलिस वहां पर नहीं थी, लेकिन आगे चाबी बनाने वाला और भी बड़ी बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि उसे देखने नहीं दिया गया, पहले उसको निकालने के लिए ज्यादा परेशान थे और घबराया हुआ कोई नहीं था वहां पर। कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी, बॉडी घर में पड़ी है, ऐसा कुछ? अभी लोग क्यों ऐसा, मतलब उनको दिखाई नहीं, और क्यों ऐसा, लोग के चेहरे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि घबराए हुए। अच्छा, चारों के चारों? हाँ, रिलैक्स आराम से। हाँ। कितने बजे की बात होगी? पौने दो बजे की बात है दिन की। हाँ। कितने पैसे दिए उन्होंने? वो उनको बोला था कि कंप्यूटर की वाला लॉक है, वो टफ रहता है लॉक, उसका 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है, 2000 रुपये। वो बोले चलेगा, पैसे का टेंशन नहीं, लेकिन जल्दी आओ आप, ऐसा बोले। क्योंकि अंदर जो है वो बहुत ही, मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहे बिल्कुल, और वो लॉक करने पे भी नहीं खोल रहे, जल्दी आना बस, इतना बोल रहे हैं। तो यार आप 2 बार गए? हाँ, 2 बार। पहले बार में क्या देखा था? पहली बार में तो लॉक खोल के आया ना, उन लोगों ने कॉल किए मेरे को, मैं गया यहाँ से, लॉक तोड़ा, क्योंकि खोला उन लोगों ने, को देखा ही नहीं मेरे को, तो मेरा सामान लेके जाओ बोले, मैं सामान लेके मैं वापस आ गया। फिर 1 घंटे के बाद कॉल आया पुलिस का कि आप इधर जहाँ लॉक तोड़ के गए आप वापस आ जाओ। फिर मैं वापस गया। तो जब आप पहली बार ताला तोड़ने के लिए बुलाया गया तो आपको पता था कि नहीं पता चला। जब सेकंड टाइम मुझे कॉल आया ना, सेकंड टाइम कॉल आने के बाद जब मैं गया उनके घर पे, तब मुझे मालूम। तो ये तमाम बातें आपने सुन ली है, चाबी बनाने वाले से एक्सक्लूसिव बातचीत। दिवेश हमारे सहयोगी भी हैं, उज्जवल निकम साहब आपसे भी रिएक्शन लूंगी कि लीगली कैसे आगे जाएगा। लेकिन दिवेश, जो बड़ी बड़ी बातें इसके जरिए सामने आ रही हैं, संदेह का दायरा उन शुरुआती लम्हों में पहुंच रहा है। आप परेशान थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, तमाम जो दीपेश सावंत, सभी लोग, चारों लोग जो थे, आप परेशान थे कि ना दरवाजा खोल रहा है, ना मोबाइल उठा रहा है। आप चाबी बनाने वाले को बुलाते हैं, उससे फिर आप दरवाजा तोड़वाते हैं, लेकिन आप में कोई भी जल्दबाजी इस बात को देखने की नहीं है कि दरवाजा खोलने के बाद अंदर क्या दिख रहा है, सुशांत की क्या हालत है। आप पहले उस आदमी को वहां से निकालते हैं ताकि वो कुछ ना देखे। क्या मतलब है इसका?
जी ज़रूर, इससे संदेह तो उठता ही है कि वो क्या वजह थी कि ये जो मोहम्मद रफ़ी शेख हैं जिन्होंने उस लॉक को तोड़ा, जो चाबी बनाते हैं उनको बुलाया गया और उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो आज तक की है उनसे बात करते हुए ये तक कहा है कि कोई भी वरिड नहीं लग रहा था, किसी तरीके की शिकन नहीं थी लोगों में, वो लोग काफ़ी काम और कंपोस्ट थे। और उसके बाद उन्हें लॉक तोड़ने दिया गया, उसके बाद उन्हें अंदर नहीं देखने दिया गया, उन्हें पहले उन्होंने कहा कि आप अपना सामान लीजिए और यहाँ से चले जाइए, पैसे की पेमेंट की गई। इस वजह से एक संदेह का दायरा ज़रूर उठता है उन चारों लोगों पर जो उस वक्त फ्लैट में मौजूद थे कि अगर वो जिसके लिए काम करते हैं वो बहुत देर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, उनकी बहन को इन्फॉर्म किया हुआ है, आपको चाबी बनाने वाले को बुलाना पड़ रहा है, आप सबसे पहले ये निरीक्षण करते हैं कि ये चाबी बनाने वाला घर से चला जाए, उसके बाद हम अंदर देखेंगे कि अंदर क्या हुआ है। इसी वजह से कुछ संदेह उठता ही है इस बात पर, और यही सीबीआई पूछताछ में भी पूछेगी जब इन चारों लोगों का स्टेटमेंट लिया जाएगा। आज नीरज सिंह की स्टेटमेंट हो चुकी है, नीरज से भी ये सवाल ज़रूर पूछा गया होगा कि 14 जून को सवेरे दोपहर के वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था, चाबी वाले को आपने कब बुलाया, किसने बुलाया, पेमेंट किसने की, क्या बातचीत हुई थी चाबी वाले से, अंदर पहले किसने जाकर देखा था, सुशांत को पंखे से लटका हुआ किसने देखा था, फिर आपका क्या रिएक्शन था, किस वजह से क्या क्या बातें हुई। नीरज सिंह, आपको बता दें कि वो आखिरी व्यक्ति थे जिनसे सुशांत सिंह राजपूत ने बात की थी जब वो जिंदा थे। तो नीरज सिंह का स्टेटमेंट इसीलिए सीबीआई ने रिकॉर्ड किया है। इसी तहत अन्य जो 3 लोग हैं, केशव बचनेर, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पेठानी, इन तीनों को भी ग्रिल किया जाएगा, इन तीनों को इंटरोगेट किया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि 14 जून की सुबह क्या हुआ था, वो क्या वजह थी जिस वजह से सुशांत ने अगर आत्महत्या की है तो ये कदम क्यों उठाया। क्योंकि नीरज अपने स्टेटमेंट में उन्होंने आज तक से बातचीत में ये कहा है कि वो सवेरे बिल्कुल नॉर्मल थे, खुश भी थे, उन्होंने स्माइल किया, जूस मांगा, जूस पिए और उसके बाद अपनी रूम में चले गए। ठीक है, अब तो सीबीआई इन तमाम ये जो 4 किरदार है दिवेश, सुशांत ने ये कदम उठाया, सबसे महत्वपूर्ण है, उनसे बातचीत करेगी, लेकिन चाबी वाले तक आज तक सबसे पहले पहुंचा है और उसकी हम पूरी बातचीत आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ ममता काले भी जुड़ रही है, लेकिन उज्जवल निगम साहब जल्दी से एक और आपसे रिएक्शन। देखिए, यहां से कई सारा संदेह तो कम से कम हम सब सुनेंगे तो हम सबके मन में आया, जैसे हमने सुना कि ये क्या तरीका था, दरवाजा खोलकर देख नहीं रहे हैं कि अंदर सुशांत की क्या हालत है, पहले उसको वहां से निकाल रहे हैं ताकि ये कुछ ना देखे। लेकिन ये लीगली कैसे स्टैंड करेगा सर? अब क्या सीबीआई से पूछताछ कर लीजिए? ये अंजना जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस है और जो इस तरीके से दिखा रही है, कुछ शख्स ये पूरी वारदात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लॉजिकल डिडक्शन अर्थ निकलता है। जहां तक मैंने बहुत मामले चलाए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, जिस प्रकार अगर कोई शख्स अपने कॉन्डक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो उस वक्त जो फ्लैट में 4 शख्स थे उनको ये बताना होगा। और दूसरी बात अंजना, कि आज जो चाबी वाले का बयान जो आज मैंने सुना, तो उन लोगों ने ये चाबी वाले को फिर वापस बुलाया, यानी कुछ तो भी उसमें टाइम तो गया होगा। और उस टाइम के अंदर वो 4 शख्स ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है क्या जो अंदर हुआ था उसको सेटिंग करने के लिए उन्होंने वक्त लिया था? चाबी वाले को दूसरे वक्त टाइम में क्यों बुलाया और उस दरमियान उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ये सीबीआई को पूछना पड़ेगा। नंबर 2, अभी ये चाबी वाले से भी जो 4 अंदर शख्स थे, कौन से शख्स ने ये चाबी वाले को बुलाया, कौन से शख्स ने उसे जाने से अंदर रोका, कौन से शख्स ने फिर उसको मालूमात हुआ पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन परेड लेना होगा, ताकि ये बहुत बहुत कॉन्क्रीट और पॉजिटिव एविडेंस बन सकता है कानून के बाद। चेन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। और उसी स्टिंग पर जो हम लगातार बातचीत दिखा रहे हैं उसको भी अगर आप दिखाते रहे, हमारे दर्शक पढ़ के समझ पाएंगे क्या हो रहा था। ममता काले, हम दिखा रहे हैं वो उस चाबी वाले तक आज तक पहुंचा है सबसे पहले, और हम दिखा रहे हैं कि कैसे वो खुद ही बता रहा है कि उसको फोन करके बुलाया गया, कि दरवाजा नहीं खोल रहे और अंदर जो आदमी है वो फोन नहीं उठा रहा। बताया नहीं था उसको कि सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसको बुलाया, वो वहां पहुंचता है, उससे दरवाजा तोड़ने को कहते हैं, उसने वो ताला वहां पर तोड़ दिया,
उसके बाद दरवाजा जल्दी से खोल के अंदर नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, पहले उसको वहां से हटाते हैं ताकि वो कुछ ना देखे। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। जी अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको और आज तक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी कड़ी है और ये व्यक्ति जो इतने समय से मिसिंग था, कोई इस तक नहीं पहुंच रहा था, आप और आज तक इस तक पहुंचा और आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को बधाई कि आपने एक मिसिंग जो लिंक था इतने समय से 67-68 डेज से, फाइनली आप उसको जनता के सामने लेकर के आए। क्योंकि ये बात मुझे बहुत खटकी थी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मुझे दो चीजें, सुशांत की जब डेथ हुई और उसके बाद जब चीजें आ रही थी, मुझे दो चीजें बड़ी खराब लगी थी अंजना जी। एक ये कि उसका कोई सुसाइड नोट नहीं है, जो बच्चा हर चीज अपनी डायरी में लिखता है उसका सुसाइड नोट नहीं। और दूसरा जो बहुत खटकता था वो ये कि जब आपका कोई अपना किसी परेशानी में होता है और बाकी लोग वो कह रहे हैं, सिद्धार्थ पैठानी वगैरह, कि हम नॉक कर रहे थे छोटे छोटे इंटरवल्स में और वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। और अंकित आचार्य ने भी बोली है ये बात कि वो कभी ऐसा करते नहीं है भैया, दरवाजा बंद करके कभी सोते नहीं थे। तो इन लोगों ने इस पैंडेमिक के समय पे आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है दरवाजा तोड़ना। 4-4 लोग वहां पर हट्टे कट्टे नौजवान थे, वो दरवाजा नहीं तोड़ा उन्होंने ताला चाबी वाले को बुलाया। और जैसा आपके स्टिंग ऑपरेशन से साफ निकल करके अब आया है बाहर कि उसके सामने इन्होंने बड़े केयरफुल तरीके से उससे दरवाजा खुलवाया और ये कहते हैं कि वो तोड़ने के बाद उसको वहां से हटा दिया। और सिद्धार्थ पैठानी ने ये स्वीकार भी किया हुआ है कि मैंने उसको 2000 रुपए दिए हैं और जब वो घर से बाहर निकल गया तब आप दरवाजा खोल करके देख रहे हो कि अंदर क्या है। तो सारी शक की जो सुइयां है वो तो ऑब्वियसली घूमेंगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए, दरवाजा जब टूटता है तो जब दरवाजा टूटेगा वो नॉब वाला दरवाजा होएगा, जो व्यक्ति तोड़ रहा है वो फोर्स लगाता है, फोर्स लगेगी तो दरवाजा अंदर खुलेगा और सबसे पहला व्यक्ति लटके हुए इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, वो होगा देखने वाला, वो ताला चाबी वाला। वो कुछ नहीं देखता है, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। आपने ये सारी चीजें दिखाई, तो मतलब ये कैसी क्या रहस्य है, ये कौन सी सच्चाई है जिसको ये लोग छुपा रहे हैं, ये कौन सी कहानी है जो ये लोग गढ़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ताला चाबी वाला कुछ देख नहीं पाता है, आप उसको पैसे दे करके भेज देते हो, पैंडेमिक में आपको ये व्यक्ति मिल भी जाता है। तो अब जो है ये व्यक्ति बहुत जरूरी हो गए हैं, उन चारों लोगों की शिनाख्त करने वाले। और जहां तक इन लोगों की बात है, डेफिनेटली इनसे बहुत स्ट्रिक्टली पूछा जाना चाहिए अंजना जी। और उनकी सिस्टर जो थी 10 मिनट की दूरी पे थी, मैं पहले भी बोली थी आपके चैनल पे परसों कि 10 मिनट की दूरी पे थी, हर चीज के लिए तो ये उनको इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब बॉडी देखी तो क्यों उनका वेट नहीं किया। और सिद्धार्थ पैठानी जिन्होंने हर चीज की फोटोग्राफ्स खींची और डाली भी है, उन्होंने लटकी हुई बॉडी की फोटो नहीं खींची, वो फोटोज कहीं है ही नहीं, उसका कोई एविडेंस है ही नहीं। ऐसा हो कैसे सकता है? बिल्कुल ये नहीं हो सकता अंजना जी। उज्जवल जी एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप इस पे जरूर रिएक्ट कीजिएगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो शुरू में पूछने में भी लग रहा था, क्योंकि इसको इस तरह से एक शुरू में एकदम ओपन एंड शट के सुसाइड का प्रोजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक बार जरा सुना देते हैं जो तीसरा और चौथा हिस्सा है स्टिंग का, जिसमें कई सारी बातें चौंकाने वाली ये बता रहा है चाबी बनाने वाला। सुनिए। लॉक कहाँ था? लॉक कौन सा वाला तोड़ा आपने? बेडरूम का लॉक था। बेडरूम का लॉक था, तो कौन सा था उसका की? कौन सा ये हैंडल लॉक तोड़ा है? कौन सा तोड़ा आपने? कंप्यूटराइज की वाला था। अच्छा, कंप्यूटराइज की वाला था। फिर कैसा तोड़ा उसको आपने? तोड़ डाला, पूरा तोड़ डाला। फिर क्या हुआ? तोड़ने के बाद जैसे दरवाजा खुला कि उन लोग बोलेंगे आपका सामान लो और आप जाओ, देखने नहीं दिए थे। तो ये उस वक्त पुलिस थी क्या वहाँ पर? हाँ, पुलिस को बुलाया था उन लोगों ने? नहीं, पुलिस नहीं थी। तो कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी, बॉडी घर में पड़ी है ऐसा कुछ? अभी लोग क्यों ऐसा, मतलब वो तो दिखाई नहीं, और क्यों ऐसा लोग के चेहरे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि घबराए हुए। अच्छा, चारों के चारों? हाँ, रिलैक्स आराम से। हाँ। कितने बजे की बात होगी? 1:30-1:45 बजे की बात है दिन की। हाँ। जो तमाम ये सवाल उठ रहे हैं उज्जवल निकम साहब, देखिए रिलैक्स रहना ऐसी परिस्थिति में जब आप पहले से कह रहे हैं कि आप घंटे 2 घंटे से ट्राई कर रहे थे, आपने नॉक किया, आपने मोबाइल पर कॉल किया, आपने फोन करके बहन को बताया कि दरवाजा नहीं खोल रहे, बहन कह रही है मैं दौड़कर पहुंच रही हूं, फिर भी आप ये चाबी वाला बनाने वाला आता है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, आप में कोई जल्दबाजी नहीं है। अंजना जी, ये सबूत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है और उसके लिए 4 वजह होगी।
अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह पता चलता है कि सुशांत की हाइट, जो बेड की हाइट, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस नतीजे पे आती है कि ये सुसाइड पॉसिबल नहीं है, अगर सेकंड नंबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अगर ये पता चलता है कि उसको नेक को जो एब्रेजन्स है, अगर उससे स्ट्रैंगुलेशन है कि सुसाइड का ये है, अगर इसके बारे में पोस्टमार्टम नोट में अगर कोई कमी दिखती है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होमिसाइडल डेथ ये नतीजे पे आती है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अननेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ और होमिसाइडल डेथ, ये अगर नतीजे पे अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है, तो मुझे लगता है कि जो आपने अभी सुनाया है ये लास्ट सीन टुगेदर, यानी सुशांत की मृत्यु अगर होमिसाइडल नतीजे पे आती है और ये 4 लोग फ्लैट के अंदर है, तो उनपे बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है। हमेशा प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ता है कि इन्होंने मर्डर किया है, इन्होंने ये किया है, लेकिन अगर ये होमिसाइडल डेथ एस्टेब्लिश होता है मेडिकल एविडेंस से, तो 4 लोगों पे ये जिम्मेदारी आती है कि भाई बताओ कि सुशांत सिंह कैसे मरा, उसकी मृत्यु कैसे हुई। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये 4 जो फ्लैट में अंदर थे, जिन्होंने चाबी वाले को बुलाया है, उनके लिए उन्होंने मर्डर किया, या अगर होमिसाइडल डेथ है तो ऐसा भी कानून मानता है। देखिए, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी का ये ऑपरेशन आ जाता है, पहले 2 फैक्ट एस्टेब्लिश होना होगा कि होमिसाइडल डेथ है, सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर इनमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है तो मुझे लगता है कि चाबी वाले का सबूत, एविडेंस, स्टेटमेंट इस 4 शख्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, 4 लोगों के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये उन्होंने दरवाजा खोलकर उसको दिखाया नहीं, ये भी जानकारी आई कि बाकायदा उसको मतलब नीचे भेजा गया, उसको पैसे भी दिए गए। ये सब बड़ा अटपटा लग रहा है उज्जवल निकम साहब। बड़े मतलब आप एक एक तय को देखिए तो जो शुरू में बहुत ज्यादा शक जाहिर किया जा रहा था, वो लग रहा है कि सब सच, मतलब इस तरह की बातें आ रही है। अंजना जी बिल्कुल सही है, ये कभी कभी रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड भी हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार उनका कॉन्डक्ट है, जो शख्स ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, तुरंत बुला लिया, फिर वापस दोबारा बुलाना, बीच में पुलिस को नहीं बुलाना, उनकी सिस्टर को नहीं बुलाना, ये सारे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है। दैट स्पीक्स अबाउट द कॉन्डक्ट ऑफ द 4 पर्सन। पहली बात तो कॉन्डक्ट, फिर क्या है कि दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग और दे हैव कमिटेड द क्राइम, ये सेकंड भी इन्फरेंस निकल सकता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे जाता है, उनको बताना पड़ेगा क्या होगा। बिल्कुल, नहीं तो कानून मानता है अगर तुमने नहीं हो उसका डिस्चार्ज बर्डन किया तो तुम ही गुनहगार है, ऐसा कानून मानता है। एसीपी साहब, जिसे हमें लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी कहते हैं। एसीपी साहब, निकम साहब को सुना आपने? सुन रहा हूँ अंजना जी, कहिए। हाँ। नहीं, निकम साहब तो कह रहे हैं कि ये बाय लॉ जिस तरह की जो लास्ट गैदर्ड वहां पर एविडेंस है या सिचुएशन है, वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है पूरे केस में। लास्ट सीन ये एक उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताएगा कि वेदर दे वेर लोडेड विथ सेंस ऑफ गिल्ट और नॉट। लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन आज आपके चैनल ने किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जज, जो मेरी मालूमात है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज आपके सामने, वो ये है कि जिसने फोन किया चाबी वाले को, चाबी वाले ने पूछा कि ये लॉक की वाला ऑपरेटर है या कंप्यूटराइज्ड लॉक है। वो बोला ये हमको इतना समझ में नहीं आता है। तो चाबी वाले ने कहा कि आप उसका फोटो निकालकर मोबाइल पे मेरे भेजे, और वो फोटो मोबाइल पे निकली है और उसके ऊपर भेजी गई है। मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विल पे अ की रोल इन दिस केस टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिल्ट एंड क्राइम, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ नहीं, यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। हाँ। जो फोटो भेजी, किसने किसके फोन से फोटो भेजी, कैसे फोटो निकाली, और ये जो बात है जो बार बार रहकर आ रही है सामने कि क्यों उसको अंदर झांकने नहीं दिया गया। तो ये जो कॉन्डक्ट है, ये कॉन्डक्ट एक हुई, अगर उस कॉन्डक्ट के साथ दूसरी कॉन्डक्ट जुड़ती है, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कॉन्डक्ट तुक खाते हैं आपस में, तो संजीदा एविडेंस कोर्ट में बनता है। और निकम साहब जो कह रहे हैं वो यही बात है कि अनलेस एंड अनटिल यू ज्वाइन अ चेन ऑफ एविडेंस, इट कैन बी अ परफेक्ट प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है सर। विकास सिंह जी हमारे साथ इस वक्त के सिंह साहब के वकील, सीधा सुशांत के पिता के वकील जुड़ रहे हैं। विकास सिंह जी,
बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आज तक का, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में आज तक उस चाबी वाले तक पहुंचा है और वो बता रहा है कि कैसे, और इसका जिक्र आप लगातार कर रहे थे लेकिन अब कैमरे पर उसकी पूरी बात है। वो बता रहा है कि उसे फोन करके बुलाया गया, वो जाता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन देखने उसे नहीं दिया जाता है। कोई घबराहट नहीं थी, अब जल्दबाजी नहीं थी वहां पर लोगों में कि जल्दी से देखें कि अगर इतने देर से वो अंदर हैं, हम दरवाजा तोड़वा रहे हैं तो अंदर सुशांत की क्या हालत है। देखिए अंजना जी, देखने नहीं देना तो चलो एक वो बात है, वो मैं तब भी मान सकता हूं, लेकिन उसको गेट तक जाकर के बाहर निकाल करके तब दरवाजा खोला। आप मान लीजिए, आप कहते हैं चलो भाई इसका तुम उधर वो हुआ, हम दरवाजा खोलते, कम से कम अर्जेंसी तो होनी चाहिए थी ना दरवाजा खोलने की। दरवाजा खोल के, अच्छा अगर अर्जेंसी नहीं थी, मैंने मान लिया चलो अर्जेंसी नहीं थी, आपने कहा कि चलो देखेंगे शायद सो ही रहा होगा सुशांत सिंह राजपूत, तो हम जाकर के छोड़ के आएंगे। तो जब उसके बाद जब लटका देखा और जब देखा कि उसकी ऑलरेडी उसकी जान जा चुकी है, तो ना तो फोटो खींचा, ना इंतजार किया, जो कि बहन 10 मिनट बार बार ये बात कर रहा था पिठानी से बहन से, तो बहन 10 मिनट दूर ही थी, रास्ते में चल चुकी थी 1 घंटे पहले, 10 मिनट दूर ही सिर्फ वहां से थी, तो उसका वेट कर लेता, आने के बाद उतारता नीचे, सो दैट की बहन भी देखती कि हाँ भाई की मौत किस तरह से हुई है। उसके आने के पहले बॉडी को लिटा दिया पलंग पे, और जिस तरह से काटा भी है, बड़ा अनप्रोफेशनल तरीके से काटा, और जितना वजन था सुशांत सिंह का, पिठानी के बस का नहीं था अकेले उसको उतारना, तो 2-3 लोग लगे होंगे। अगर एक्चुअली लटका होगा तो मेरे से डाउट है, मेरे को तो लगता है लटका भी था कि नहीं था, लेकिन अगर लटका भी था तो उसको इतना उतारना आसान नहीं था, क्योंकि आप ऐसे ही काट के बॉडी को गिरने तो नहीं दे सकते ना, किसी भी इतने एक एम्प्लॉय और या एक उसका स्टाफ होने के हैसियत से या दोस्त की हैसियत से, तो आप उतारेंगे तो कम से कम साथ साथ कोई पकड़ा भी रहेगा, तो कोई काटेगा तो 2 आदमी पकड़ेंगे, 3-4 लोग कम से कम लगेंगे इसको इस तरह से उतारने में बॉडी को, लटके हुए बॉडी को। तो इसलिए इसमें इतने सारे सवाल हैं अंजना जी, और आपका ये जो खुलासा है इससे तो बिल्कुल साबित हो रहा है कि ये जो हमने अबेटमेंट टू सुसाइड लगाया था, इस गलत फहमी में कि पिठानी जो है उसका दोस्त है और शायद हम लोग को गुमराह करा, तो उस समय लग रहा था कि हमारे साथ है, तो हमने सोचा कि शायद ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। लेकिन जिस तरह से पिठानी ने पलटा मारा है और रिया को ईमेल दिया है, जो कि रिया ने यूज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि इसमें कुछ जरूर छल है, इसमें बहुत बड़ा छल है। और उस छल को पहुंचने में एक एक कड़ी करके आप लोग के मदद से, और सीबीआई ऑफ कोर्स पहुंच गई है, तो सीबीआई भी अब बहुत ही डिटेल छानबीन करेगी। देखिए पोस्टमार्टम में बहुत सीरियस फ्लॉज हैं, और पोस्टमार्टम के फ्लॉज भी सीबीआई जब देखेगी तो बहुत सी बातें निकल के आएंगी। ये सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो यही है, जिस पर उज्ज्वल निकम साहब ने आपके पहले बहुत विस्तार से बताया, वो यही है जो आपने भी समझाया। देखिए अर्जेंसी होनी चाहिए थी कि कम से कम अगर 4 लोग भी हैं तो 2 लोग उसको लेकर आगे जाते, 2 लोग तो दरवाजा खोल के जल्दी से देखते कि उसकी क्या हालत है, लेकिन वो वेट किया। निकम साहब हाथ उठा रहे, फिर आ रही हूँ विकास जी। निकम साहब। नहीं, मैं विकास सिंह से और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। अगर सुशांत सिंह का ये सुसाइड नहीं, अगर समझो होमिसाइडल डेथ एस्टेब्लिश होता है, मेडिकल एविडेंस, पेट उनकी लंबाई, वो बेड की लंबाई, इससे अगर होता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है, अगर पोस्टमार्टम नोट्स में कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलता है, तो मेरा और ये कहना है कि जो 4 शख्स उस वक्त अंदर थे, उस पर लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी एप्लीकेबल होती है सेक्शन 10 ऑफ द एविडेंस एक्ट के मुताबिक विकास सिंह जी, और उन 4 लोग जो शख्स थे उन पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है। अगर वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदार होते हैं सुशांत सिंह के मृत्यु के लिए। विकास सिंह सीधा चार्ज मर्डर पे जा सकते हैं। बिल्कुल उज्ज्वल निकम साहब बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही हमारा कहना है कि इस तरह के मामले में जहां पर कि मौत को इस्टेब्लिश करने में अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है, और जो लास्ट वहां पे जो होते हैं वो लास्ट को ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन पूरी उन पर शिफ्ट कर जाएगी, और अगर उनके पास एक्सप्लेनेशन जो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि नई कहानी तो बना नहीं सकते। और आपने उज्ज्वल निकम जी अपनी जिंदगी में ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, आ रही जी। निकम साहब एक बात आपको ऐड करना चाहिए। जी निकम। एक मिनट विकास सिंह जी, ये चाबी वाले का जो स्टेटमेंट है वो बहुत यूजफुल होगा इस बैकग्राउंड पे। अगर ये होमिसाइडल डेथ पहले एस्टेब्लिश होता है मेडिकल एविडेंस के, फिर चाबी वाले का एविडेंस डायरेक्ट अटैकिंग ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ द 4 पर्सन हु वर इनसाइड द फ्लैट,
और लास्ट इन टू की थ्योरी एप्लीकेबल हो जाती है। अगर उन्होंने प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन किया चाबी वाले का स्टेटमेंट के बारे में, तो शायद उन पे ही चार्ज आता है। विकास सिंह जी। और उज्जवल निकम जी, जो मैं बात अभी कर रहा था, आपने सही फरमाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंजना जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रोज देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, छोटे छोटे अस्पतालों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन के आता है। इतना कैजुअल और इतना इनकम्प्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में, जो कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री का एरिया और साउथ मुंबई का काफी बड़ा एरिया को वो पोस्टमार्टम के लिए नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है, उस नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन रहा है जिसमें कि ये नहीं बताया जा रहा है कि पेट में क्या था, डेथ किस समय हुआ, अगर एफिक्सिएशन से हुआ तो हैंगिंग के लिए वो नेक का जो एलोंगेशन होना चाहिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, बॉडी के कोई इंजरी के बारे में जिक्र नहीं है। अगर वो सर्वेंट्स का जो कहना है कि जूस पिया था मॉर्निंग में और नारियल पानी पिया था, तो अगर तुरंत डेथ हो गया तो फिर तो वो सारा स्टमक में होना चाहिए था अनडाइजेस्टेड, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए इतने सारे सवालिया निशान है। लगता है जिस तरह से मॉर्चुरी में रिया को जाने दिया गया और जिस तरह से इन्होंने कैजुअल तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है, इन सब से बहुत क्लियर साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और इसीलिए हम लोग इतने परेशान इतने दिनों से रहे हैं। अब जाकर के फाइनली सीबीआई पहुंची है मुंबई में, क्योंकि अभी तक तो क्या था ना कि सीबीआई के ऑर्डर हो जाने के बावजूद जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, तो सीबीआई भी सोच रहा था कि अभी हम एकदम से एक्शन लेंगे तो कहीं सुप्रीम कोर्ट एडवर्सली ना ले ले। खास करके मुकुल रोहतगी जी ने बिहार सरकार की तरफ से कह दिया था कि कोई एक्शन अगले डेट तक नहीं होगा, प्रेसिपिटेट एक्शन। तो इसलिए सीबीआई वेट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तभी मुंबई पुलिस भी असिस्टेंस सही तरह से करेगा। तो इसलिए अब जाकर के पहली बार अब हम लोग को अब होप लग रहा है परिवार को कि अब जाकर के इस मामले के सच्चाई तक हम लोग पहुंच पाएंगे और जो दोषी है उनको सजा मिल पाएगी। और ये अगर ज्यादा चांस, जिस तरह से अब निकलते जा रहा है, बात खुलते जा रहा है, ज्यादा चांस ये मर्डर की तरफ ही जा रहा है और सुसाइड का तो ये मामला बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि जो गले पे जो निशान भी है अंजना जी, वो निशान भी उस तरह के कपड़े का नहीं है जिस तरह के कपड़े को उन्होंने दिखाया है। कोई कुर्ते को यूज करके दिखाया है कि वो कुर्ता जो है उसको मोड़ करके उससे बनाया गया, वैसा कपड़ा कभी भी निशान ऐसा नहीं छोड़ेगा, वो पूरे गले पर आएगा। इसलिए वो जो है वो मतलब इतने सारे सवाल उठते जा रहे हैं। और जैसा उज्जवल निकम साहब भी कह रहे थे जी, ये मामला हमारे खुलासे पे कि चाबी वाले पर कि अब महत्वपूर्ण है उसका बयान, और ऐसा जो लास्ट सीन टुगेदर है उन लोगों पर ओनस आ जाएगा कि वो ये साबित करें कि वो बेगुनाह है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ा खुलासा हम आज तक पर दिखा रहे हैं, सुशांत केस की दूसरी चाबी। जी हां, सुशांत के कुक नीरज सिंह से सीबीआई ने 3 घंटे पूछताछ की। हम आपको दिखा रहे हैं नीरज सिंह से पूछताछ की एक्सक्लूसिव खबर। ये पूछताछ मुंबई में नीरज सिंह से बिहार पुलिस ने की थी। उस पूछताछ का स्टिंग ऑपरेशन किया था आज तक की टीम ने। तो सबसे पहले नीरज सिंह से जानते हैं कि आखिर 14 जून को सुशांत के साथ क्या हुआ था, क्या वो बता रहा है, सुनिए। 8 सवा 8 बजे का टाइम था, टाइम में नहीं देखा था मैंने। उसके समय देखता हूँ कितना टाइम हो रहा है। उसके बाद उस तरह देखिए साहब उठे हुए थे, मतलब उठे हुए थे। सर आए मेरे को बाहर, बोला मेरे को पानी दो, ठंडा पानी। मैंने इतनी सारा भी देखा था, मैं पानी गया, ठंडा पानी दिया सबको, मैंने सर को पानी दिया। तो सर ने बोला सब ठीक है सफाई जब। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, कोई इसमें स्मेल दिया सर ने। अच्छा ऐसा लग रहा था अच्छा मूड है, मतलब फ्रेश मूड है। 10 बजे के आसपास जब मैं पानी वानी देने के बाद कुछ मिनट बाद वो नाश्ता के लिए पूछने लगा था। नाश्ता से तो मना कर दिया। तो सर ने बोला मैं जूस पीऊँगा, और नारियल का वो पानी पीऊँगा, वो दे दो बस। और कुछ नहीं बोला। तो वो लेके गए थे किचन वाले, उन्होंने लिया तो उनको लेके चले गए। जाने के बाद उन्होंने नीचे सफाई करा था, वो किचन के जो खाना बनाने वाले थे वो हमने वो लिए नाश्ता तैयार करते। सर ने तो मना कर दिया था नाश्ता के लिए। तो हमने नाश्ता वास्ता खाया। खाने के बाद नहा धो के फ्रेश हो गए, थोड़ा बहुत अपना रूम की सफाई करा था। तो वो खाना पूछने चले गए तो खाना पूछने के लिए गए। टाइम टेबल पर मेरे को इतना याद नहीं है, तो पूछने के लिए तो मुँह लगा रहा था। तो हमें लगा सो रहे होंगे, लगा तो सो रहे होंगे। तो नीचे आया, मैंने कहा पूछा कि खाना खाने के लिए मुझे मुँह लगा सो रहे होंगे, ठीक है सो रहे होंगे, उसको खाई देंगे। तो जो सिद्धार्थ और रितेश जो है उनके सामने वाले रूम में बैठे हुए थे। जो मैंने बोला था उनका ख्याल रखते रहना, देखते रहना।
सुशांत सिंह राजपूत रोजाना सुबह उठते थे, लेकिन 14 जून को उनका दरवाजा नहीं खुल रहा था। उनके फोन पर घंटी जा रही थी, फोन नहीं उठा रहे थे। सुनिए सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ नीरज सिंह का ये जो हिस्सा है इस बयान का। बाद गए, उन्होंने पूछा मतलब खटखटाया, देने के बाद खटखटाया तो बोला नहीं, मतलब आराम से ऐसे कि सोते हैं ना, जैसे सो रखे हैं वैसे खटखटाया तो हम लोग सो रहे थे। नीचे आए तो हमें यही लगा था कि सो रहे हैं सर, हमें इतना ही लगा था और हमारे दिमाग में कोई ख्याल भी नहीं था कि कुछ ऐसा सिचुएशन भी नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने जो वो है ना जो सिद्धार्थ, उन्होंने सर को फ़ोन किया, उनके पास रहता नंबर, हमारे पास नहीं रहता तो बात नहीं। तो उन्होंने फ़ोन किया तो बैल जा रहे थे फ़ोन पे कैसर में नहीं सिद्धार्थ, हाँ हमारे कैसर पे हमारे पास नंबर रहता ही नहीं कभी सर का, क्योंकि हम कभी फ़ोन पे बात ही नहीं करा। तो उन्होंने फ़ोन किया सर को, एक दो बार किया तो सर ने फ़ोन उठाया नहीं, रिप्लाई नहीं करा। उन्होंने कान लगा के सुना तो मैं नीचे ही था। उसके बाद मैं भी ऊपर आया, 5 मिनट तक गेट में भी हो गया, मैं भी गया, मैं क्या हुआ बोला अभी फ़ोन मेरे सो रहे हैं, जो भी डर लग रहा था कि सामने हो जाए, जब सो रहा हूँ डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद हमें देखते अगर चाबी मिल जाए तो कर लेंगे, आराम से देख लेंगे सो रहे हैं कि मतलब सो नहीं रहे तो इसका मतलब सोए के होंगे ना। यही तो सवाल है। आप लगातार फोन कर रहे थे, आप दरवाजा खटखटा रहे थे, दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो तोड़ा क्यों नहीं गया? क्यों चाबी वाले को बुलाया गया? किसने बुलाया चाबी वाले को? सुनिए चश्मदीद नीरज सिंह बता रहा है। चाबी में ढूंढा कम से कम 10-15 मिनट तक सब रूम में ढूंढा, क्योंकि उस कमरे की, सर के कमरे की, बाकी कमरे की कभी चाबी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कभी हमें उससे पहले हमने कभी ढूंढा ही नहीं। सिर्फ 3-4 चाबी थी जो मेन गेट की थी, वो चाबी थी, और वो बाकी ड्रो की चाबी थी, वो गेट की चाबी नहीं थी, किसी गेट की चाबी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी हमें। उस दिन हमने ढूंढा नहीं मिला, तो ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया। 2 घंटे बाद फिर उन्होंने जो सिद्धार्थ बताया नहीं, उन्होंने उसकी सिस्टर को फ़ोन किया, सिस्टर को फ़ोन किया तो सर गेट नहीं खोलने बोल के, तो उन्होंने बोला कि गेट खुलवाओ, ऐसे नहीं खोल के बोल के मैं आ रही बोल के, तो वो आए। फिर उसके बाद जो सिद्धार्थ ने फिर काला चाबी वाले से बोला, काला चाबी वाले से बात करा, बोला भाई अर्जेंट है खोलना है, बस गेट खोलना है। तो उसको अर्जेंट में बुलाया बराबर, तो उसने काला चाबी वाले ने थोड़ा सा होता है रेस्टोरेंट तो वो डाला, उसने बोला अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा लगेगा, आप तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा। मैंने कहा तोड़ दो, देख लेंगे जैसे भी रहेगा। एकदम कुछ पता ही नहीं, तो उसने 5 मिनट में तब तोड़ दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला उसके बाद टूट चुका था, ताला तोड़ने वाला चला गया था, इसके बाद दरवाजा खुला, फिर क्या हुआ सुनिए। पहले दिव्य से भी हो गया था, वो देख के तो ऐसे बाहर आ गया उससे बोल के, फिर हम लोग देखे तो काम भी अलग हो रहा था, देखा ही नहीं उसको, तो हमारा वो तो बाद कुछ काम ही नहीं कर रहा, दिमाग बिल्कुल लटके हुए, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, ये हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन में बैठ के 5-10 मिनट पागल कपड़ा था जो साइड इंडिया का कपड़ा था, कुर्ता था उनका, हाँ कुर्ते से लटके ऐसे लगते थे, उन्हें इतना देख ही नहीं पा रहे थे, हम उनको देख के हमारे तो होश ही उड़ गया। टेबल नहीं, कुछ नहीं था, टेबल बेड था उसके नीचे। फिर हमने फिर उनको, फिर उन्होंने उनकी सिस्टर को दोबारा फ़ोन किया, मैंने बहुत गड़बड़ हुआ, ऐसा हो गया, मतलब खराब हो गया, तो उनकी बहन की तरफ फ़ोन किया, फिर उन्होंने पुलिस को दोस्तों को फ़ोन किया, उनकी बहनें आई, फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया। आइए सीधे लिए चलते हैं, आपको तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। उज्जवल निकम साहब, ये अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, संजीव देशवाल जी। उज्जवल निकम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो लास्ट सीन टुगेदर आप कह रहे हैं, ये नीरज सिंह भी उसमें मौजूद था, सिद्धार्थ पिटानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और एक और शख्स। अब ये नीरज सिंह का अलग वर्जन है, वो भी बता रहा है कि हमने जो देखा वहां चाबी वाले को बुलाया, फिर निकाला, वेट किया, बहन आई, फिर बहन ने पुलिस को बुलाया, इतनी लेट से पुलिस को बुलाया, और बार बार यही कह रहा है कि हम देख नहीं पा रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर चढ़ के काटा कैसे? ये सब कुछ तो बहन के आने के पहले कर लिया था निकम साहब। बिल्कुल, ये पूरा सस्पिशियस सर्कमस्टेंस है जो भी बयान में मैंने देखा सुना।
उसे एक बात साफ जाहिर होता है कि यह सभी लोगों का कॉन्डक्ट जो है एक अलग तरह से जाता है। नॉर्मली ह्यूमन प्रोबेबिलिटी, ह्यूमन एक्शंस क्या रहते, उसके खिलाफ ये जा रहा है। तो पुलिस को न बुलाना, सिस्टर 10 मिनट के फैसले पर रहने, उसको भी जल्दी न बुलाना, चाबी वाले को बुलाना, वापस भाग देना, उसको अंदर नहीं झाँक देना, उसको बाहर तक छोड़ाना, वापस उसको बुलाना, ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस बनती है। अब ये जो शख्स के अंदर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इन्वेस्टिगेशन को ढूंढना होगा। अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो कानून के शिकंजे में वो शख्स सभी आ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी पर जल्दी से संजीव जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। संजीव जी, हमने पहले आ रही हूं ममता, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। संजीव जी, हमने पहले दिखाया वो चाबी वाले का, वो जो बता रहा है कि दरवाजा खोला नहीं मेरे सामने, मतलब कोई जल्दबाजी थी ही नहीं कि जल्दी से दरवाजा खोल के देखे कि सुशांत किस हालत में, क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे थे, वो उसको बाहर ले जाने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। और ये नीरज सिंह, एक और जो इन 4 लोगों में शामिल शख्स है, उसकी भी हमने पूरी बातचीत सुनाई। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव मैं इस पूरे केस को देखता हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत की मौत के बाद जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो अनप्रोफेशनलिज्म के तहत ही ये काम होता है, बिल्कुल गैर पेशेवर के तरीके से। क्योंकि आप जैसे ही वहां पहुंचते हैं, आपको जो वहां पे लोग मौजूद होते हैं, चाहे उनके सर्वेंट्स हों, चाहे उनके कहते हैं दोस्त वगैरह हों, वो ये कहते हैं कि शायद सुशांत ने सुसाइड कर लिया। पुलिस इस बात को मान भी लेती है, ये ना समझते हुए कि उस कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, कोई टेबल नहीं है और मौत हुई है लटकने से। मौत लटकने से हुई है, टेबल कुर्सी नहीं है, और आप इसको दूसरे एंगल से नहीं देखते, दूसरा पहलू नहीं देखते सिक्के का, हमें बड़ी हैरानगी होती है। और ऐसे टाइम में आप लॉकडाउन के टाइम आप चाबी वाले को ढूंढ रहे हैं, चाबी वाले को बुला रहे हैं, ये सब अनप्रोफेशनलिज्म लग रहा था हमें पुलिस का, और उसकी वजह से ही आज सीबीआई के पास ये केस है। मैं आपको ग्राफिक के द्वारा ही समझाने की कोशिश करता हूं कि सुशांत के कमरे के अंदर जो बेडरूम था उनका, उसके अंदर क्या रहा होगा, कैसे कहते हैं सुशांत ने अगर सुसाइड किया होगा तो कैसे किया होगा, क्या ये सुसाइड हो सकता है या फिर ये हत्या है। मैं आपको कोशिश करता हूं एक डमी बेडरूम से, ये सुशांत का डमी बेडरूम है। इस डमी बेडरूम के अंदर टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक बेड है और एक फैन है जो कि बेड से थोड़ा सा साइड में है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो हर जो भी कहते हैं कमरे बनाए जाते हैं, उन कमरों का जो आपका फ्लोर होता है और जो रूफ होता है उसका जो साइज होता है वो 10 फीट के आसपास ही होता है, ये नॉर्मली है। अब उस कमरे के अंदर आप देखते हैं तो 2 फीट का एक बेड है जो सुशांत का बेड है, जिसे हम डमी बेडरूम बोल रहे हैं, और उसके अंदर एक फैन लटका हुआ है जिस फैन की हाइट 2 फीट 1 इंच है और वो इस बेड से थोड़ा सा साइड में है। सुशांत की अपनी हाइट 5 फीट 10 इंच है। अगर आप समझने की कोशिश करें, ये जो बेड है, बेड का जो फ्रेम होता है, जो वुडन फ्रेम हो सकता है या कहते हैं आयरन फ्रेम हो सकता है, इस फ्रेम से अगर हम फैन की हाइट को देखें तो 5 फीट 11 इंच के आसपास बनती है। फैन थोड़ा सा बेड से साइड में है, ना कि सेंटर में। इसकी वजह से जो ये स्लोप बन गया, स्लोप बनने की वजह से जो ये हाइट है 6 फीट 2 इंच हो गई फैन की बेड से। अब समझने की बात यह है कि सुशांत की अपनी हाइट 5 फीट 10 इंच है। अगर वो हाथ रेज करते हैं बेड के फ्रेम के ऊपर खड़े होके पंखे के ऊपर नॉट बांधने के लिए, तो उस कंडीशन में उनकी अपनी हाइट और 8 इंच जो उन्होंने अपने हाथ को रेज किया, अगर इन दोनों को हम समझें तो ये हाइट कोई 6 फीट 4 इंच के आसपास बनती है, जबकि जो स्लोप था वो 6 फीट 2 इंच बना था। तो 6 फीट 4 इंच बनने की वजह से जो मार्जिन मिला वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच मार्जिन मिला। अब बात समझने की है कि 2 इंच के मार्जिन में क्या कोई आदमी पंखे के ऊपर नॉट बांध सकता है, वो भी स्लोप कहते हैं वे में? यस, सुशांत बहुत फिट थे, कोई दो राय नहीं है। हमने जितनी उनकी वीडियोस देखी उस वीडियो के अकॉर्डिंग वो आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा फिट थे। ऐसी फिटनेस के बावजूद क्या वो नॉट बांध सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि नॉट तो बांधी जा सकती है, संभावना है सुसाइड की, लेकिन इसके बाद कई क्वेश्चन, कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आप जब दरवाजा खोलते हैं उसके अंदर क्या आपने फिंगरप्रिंट लिए, यानी कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट लिए? अगर फिंगरप्रिंट नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए? क्यों उनकी स्टेटमेंट पे आपने ये मान लिया कि ये सुसाइड है, ये हत्या हो ही नहीं सकती? सिक्के का दूसरा पहलू ही नहीं देखा आपने।
जबकि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है तो वो खाली आपके स्टेटमेंट के ऊपर काम नहीं कर रही है, स्टेटमेंट के साथ उस सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश कर रही है कि एक सेलिब्रिटी की मौत हुई है, उस मौत में हैंग हुआ है, लटकने के बाद मौत हुई है, कमरे में टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, और ऐसे टाइम में लॉकडाउन के टाइम चाबी वाले को ढूंढा गया है। आपको हैरानगी होगी कि मैं इन्वेस्टिगेशन में उस एरिया में गया था, उस एरिया के अगर आप सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे तो आई थिंक कि 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई मार्केट नहीं है, चाबी वाले ज्यादातर फुटपाथ पे बैठते हैं, कोई शॉपकीपर्स शॉप दुकानें नहीं होती उनकी। ऐसे टाइम में आपने चाबी वाले को ढूंढा और ढूंढ भी लिया, अंदर जाके उस बॉडी को कभी किसी ने लटकते हुए भी नहीं देखा। जी, फोन पे बुलाया तो क्या किसी को ये पता था कि चाबी वाले को बुलाना ममता, पड़ेगा? 2 लाइन में जल्दी एक रिएक्शन आप हाथ उठा रही थी। ठीक है सर, ममता जी जल्दी से। अंजना जी देखिए, जो संजीव जी ने बोला, विकास जी ने बोला, सबने बिल्कुल सही बात बोली है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है और मेरा प्रश्न जो है वहीं पर जाकर के खड़ा हो जाता है जहां से मैंने शुरुआत की थी अपनी हमने इस लड़ाई की, कि आपने खोज लिया ताला चाबी वाले को लेकिन मुंबई पुलिस नहीं खोज पाई, और कितनी शॉडी, कितना अनप्रोफेशनल काम इन लोगों ने किया है कि ये लोग अभी तक ना इस तह पर पहुंच ही नहीं पाए कि ताला क्यों तोड़ा गया, किसने बुलाया, किस तरीके से हैंगिंग हुई। तो प्रश्न चिन्ह एक्चुअली जो लगते हैं ना वो मुंबई पुलिस पर भी लगते हैं, और मैं सीबीआई से निवेदन करूंगी कि उनको भी प्रश्न किया जाए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें पहले से जो आप लोग खोज करके दिखा रहे हैं ये दिखा दी जाती तो आज ये स्थिति नहीं आती। अंजना जी ठीक है, धन्यवाद आपका। उज्ज्वल निगम साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 1 घंटे के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धनराज जी, संजीव जी, ममता काले। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।